स्टूडेंट्स वेलकम टू एट्यूब कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोरा। स्टूडेंट्स अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मनी से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। थोड़ा ध्यान से समझना मनी सप्लाई है क्या, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक है और ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान से देखिए, मनी सप्लाई होता क्या है। इट रेफर्स टू द एंटायर स्टॉक ऑफ मनी, एंटायर स्टॉक ऑफ मनी। स्टूडेंट, स्टॉक सबसे पहला वीडियो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। उस वीडियो के अंदर स्टॉक, हर उस चीज को स्टॉक कहते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर होती है। ठीक है, पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और आज की तारीख में अभी के अभी आपके वॉलेट में सपोज 50 रुपीज रखे हुए हैं, तो वो 50 रुपीज इन अ वॉलेट इज व्हाट, इट इज स्टॉक। आपका कितना पैसा है मैं वो नहीं पूछ रहा, अभी फिलहाल हाथ में कितना पैसा है, दैट इज व्हाट वी कैन कंसीडर एज स्टॉक, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी क्लासरूम में हूं, आपको पर्टिकुलर लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समय मेरे वॉलेट में अगर सपोज 500 रुपीज रखे, तो इस समय जो मेरे पास पैसा है दैट इज स्टॉक। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द एंटायर स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दरअसल स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक के पास पूरे राइट्स है करेंसी इश्यू करने के। इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिजर्व बैंक कभी भी करेंसी इश्यू करता रहेगा, जब उसका मन करे उसने चलो हाँ ठीक है आज अपन नोट छापते हैं, बहुत दिनों में नोट नहीं छापे, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। रिजर्व बैंक के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी एक मॉनेटरी लाइबिलिटी है नोट करेंसी यानी कि प्रिंट करना। थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये बताता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो कितना अवेलेबल है, इस समय कितना करेंसी अवेलेबल है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट, या अगर मैं एक मिनट आरबीआई बोलूं प्लीज, आरबीआई अगर बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करने लगेगी, करेंसी प्रिंट करने लगेगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो पैसे का बढ़ जाएगा, तो अननेसेसरी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज को ध्यान रखना, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है, मैं अगर आपसे बोलूं मनी सप्लाई बढ़ गया, मतलब सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हाथ में रखा हुआ पैसा बढ़ गया, ठीक है, अगर आपके हाथ में रखा हुआ पैसा बढ़ गया तो उससे क्या होगा? अगर आपके हाथ में रखा हुआ पैसा बढ़ गया तो बट ऑब्वियस सी बात है आप लोग डिमांड बढ़ाओगे। अब एक मिनट के लिए इसको इकोनॉमी की नजर से सोच के देखो, अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ गया और मनी सप्लाई बढ़ गया, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अननेसेसरी की डिमांड करेगी, अननेसेसरी की डिमांड करेगी तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट के प्राइस लेवल भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि सबसे पहला की पॉइंट हमने क्या पढ़ा, बहुत ध्यान से सुनना, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन, प्लीज ध्यान देना जरा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया अगर मैं आपसे बोलूं 10 रुपए की चीज 15 रुपए की हो गई, सपोज मार्कर कॉस्टिंग 40 रुपीज, नाउ इट इज कॉस्टिंग 50 रुपीज, तो अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर हम कहें, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई। मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, इसका मतलब मनी की वैल्यू कम होती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया अगला पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, है ना बेटा? मनी सप्लाई और मनी की कीमत का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने मेजर्स के ऊपर, है ना। रिजर्व बैंक के पास हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर पैसे को मेजर करने के अलग अलग रूट्स हैं। देखिए, M1, M2, M3, M4, ये चार हमारे बेसिक रूट्स हैं, ध्यान से समझते हैं। M1 कंपोनेंट क्या होता है? M1 करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, वो पैसा जो आप लोगों के पास रखा हुआ है, द कैश एंड द कॉइन्स दैट आर हेल्ड विद द नॉर्मल पब्लिक, ये वो है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। अब हमारा पैसा कहीं ना कहीं बैंक्स में भी तो होता है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, यानी कि डिमांड डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन एट इजीली एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये होगा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। मोर ओवर,
आरबीआई के पास भी तो काफी डिपॉजिट्स होते हैं जो उसके पास रखे होते हैं। तो M1 कंप्राइज ऑफ द होल मनी। कौन कौन सा मनी आएगा बेटा? करेंसी एंड विद पब्लिक आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आएगा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता चला गया फिर नए नए रूट्स निकलते चले गए। M1 के बाद अगला टूल आया जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टूल इज M2। M2 में क्या हुआ? पूरा का पूरा M1 आ गया, ये देखिए, यानी कि तीनों चीजें आ गई। अब ये आ गया अदर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिसों में भी जो सेविंग्स होती है वो भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर का पैसा होता है। ये आ गया M2। ठीक है। अब M1 और M2 के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों के दोनों कंसेप्ट्स नैरो कंसेप्ट्स हैं, ब्रॉडर कंसेप्ट्स नहीं है। नैरो कंसेप्ट्स क्या है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी की बात हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग मोस्ट लिक्विड भी कहते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट लिक्विड, ये नैरो कंसेप्ट है और ये मोस्ट लिक्विड कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं M1 एंड M2 आर दी नैरो कंसेप्ट्स एज वेल एज द मोस्ट लिक्विड कंसेप्ट्स। आगे बढ़ता हूं। इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे रिवाइव होता चला गया, चीजें बहुत बढ़ती चली गई, मार्केट स्ट्रक्चर फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर आया इन्वेस्टमेंट्स। अब एक बात सोच के देखें, अगर हम M3 की बात करें तो पूरा का पूरा M1 प्लस नेट टर्म डिपॉजिट, यहां पर आप टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स कुछ भी कह सकते हैं। देखो बेटा, नेट टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? किसी भी प्रकार का पैसा जो डिपॉजिट्स के रूप में है और वो पैसा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेन्योर के बाद मैच्योर होगा, वो हो गया नेट टर्म डिपॉजिट। अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योर होगी, एक एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ऑल, तो ये पूरे के पूरे डिपॉजिट्स क्या है? ये वो डिपॉजिट्स है जो एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद मैच्योर होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मैच्योर होंगे। तो क्या हम उस समय इस पैसे को निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकली तो नॉट। ठीक है, निकालेंगे। जनरली एक एफडी का एग्जांपल दूं तो हम लोग बीच में ब्रेक करते नहीं, करते तो थोड़ा सा पेनल्टी चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए कोई उसको ब्रेक करता नहीं। तो जनरली क्या समझा जाता है एफडीज के केस में कि हाँ भाई इतने समय के लिए हमने लॉक किया, फॉर एग्जांपल मैंने 5 इयर्स की एफडी बनाई तो 5 साल के लिए मेरा वो एफडी लॉक है। तो इसीलिए नेट टर्म डिपॉजिट वर्ड यूज आया। टर्म डिपॉजिट का मतलब वो पर्टिकुलर डिपॉजिट दैट आर गोइंग टू मैच्योर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए M3, M1 तो है, M3 में M1 तो है ना। कल को तुमसे पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3? द मेन डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3 इज नेट टर्म डिपॉजिट। बहुत ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। The difference between M1 and M3 is net term deposits. इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिखा कि M3 और M4 आर ब्रॉडर कंसेप्ट्स, क्योंकि देखो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ मनी आ गया, एज वेल एज लीस्ट लिक्विड। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि लिक्विड होती ही नहीं, लिक्विड तो है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है M1 इंक्लूड है तो इसका तो कहीं ना कहीं लिक्विड तो होगी बट ऑब्वियसली अभी ऊपर पड़ा है। तो M1 के साथ साथ नेट टर्म डिपॉजिट है, तो ये चीजें वो है जो एकदम मैच्योर नहीं होती, इजीली लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आ गया M3 एंड M4 आर लीस्ट लिक्विड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपोनेंट M4, जिसमें पूरा का पूरा M3 आ जाता है, ये देखिए, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सक्लूडिंग NSC। NSC नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो हमारी टोटल कितने कंपोनेंट होगा बेटा? M1, 2, 3 एंड 4। M1, M2 नैरो कंसेप्ट है, मोस्ट लिक्विड है। M3, M4 ब्रॉडर कंसेप्ट है, लीस्ट लिक्विड है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3 इज नेट टर्म डिपॉजिट। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में M3 को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये हमारे इकोनॉमी के एग्जैक्ट मनी फ्लो को बताता है। तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है उसको बताता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए मनी सप्लाई का जानना बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो करेंसी प्रिंटिंग के काम भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना अवेलेबल है उसको मेजर करता है, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय बहुत ज्यादा फिर बैंक अपने तरीके से यूज करती है टूल्स जो आपने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं ये मनी सप्लाई हमको हेल्प करता है इकोनॉमिक सिस्टम को जानने के लिए। इसे अपन कहेंगे मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। ना, ये तो हो गया पर्टिकुलर मनी सप्लाई। एक छोटी सी चीज जो अपन लोगों ने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, मैंने कही थी कि मैं आपको बताऊंगा, हाउ मनी लीड्स टू एक्सपांशन ऑफ मार्केट।
आखिर मनी मार्केट एक्सपांशन में कैसे, क्योंकि देखो बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक्स अपन ने बहुत पढ़े थे। बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं सैचुरेटेड था, आप फ्यूचर ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाते थे, पैसे को इतना मोबिलाइज नहीं कर पाते थे, तो मनी ने कैसे हेल्प करी अपन यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। एक आ गया स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, बट फ्यूचर डेट के ट्रांजेक्शन्स अपने मनी के साथ ही पॉसिबल हैं। क्या हम ये फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन कमोडिटी एक्सचेंज में कर सकते थे? नहीं, हम कमोडिटी को स्टोर ही नहीं कर सकते थे ज्यादा समय के लिए, तो फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट एक्सपांड हो गया, अपने आप में फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। अब फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब अपन फ्यूचर के डेट्स को इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो मैंने आज सपोज पैसा कुछ लगाया, सपोज मुझे कार चाहिए, मैंने 2 लाख रुपीज आज दे दिए, 5 लाख रुपीज को मैंने ईएमआई के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल हो जाते हैं, है ना। आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप पर्टिकुलर चीज को आज ले लो, लेकिन उसको आगे जाकर पैसा दे सकते हो। तो स्टोरेज फंक्शन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसे को अपन लोग स्टोर करते हैं 100%, आज के समय में पैसे को हर इंसान स्टोर करता है, सेविंग्स के रूप में स्टोर करता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी तो स्टोर करता है। कहीं ना कहीं हम पैसे को अपने घर में भी रखते हैं, कहीं ना कहीं हम पैसे को बैंकों में भी रखते हैं। अगर हम पैसे को बैंक्स में रखते हैं तो उसका अल्टीमेटली वी आर यूटिलाइजिंग द फंड इन अ मोर प्रॉपर वे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, डिफर्ड पेमेंट के अंदर क्या पॉइंट आया, फ्यूचर डेट ट्रांजेक्शंस आर पॉसिबल। स्टोरेज फंक्शन में क्या पॉइंट आया, मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स इन अ प्रोडक्टिव वे। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। पैसे को बैंक्स में रख सकते हैं, पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन अ प्रोडक्टिव वे। द लास्ट फंक्शन इज, लास्ट रोल जो बताएगा कि मनी एक्सपांशन कर रहा है मार्केट का, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। यस बहुत जरूरी है। देखो बेटे आज के समय में काफी अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग उनके प्राइसेस होते हैं। अब हम बिल्कुल इस बात को बोले कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट होता है, तो एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है अपने फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वीडियो आप बिल्कुल एक बार देख सकते हैं, उसके अंदर मैं ये चीज क्लियर करी हुई है। अब क्या है ये फैक्टर कॉस्ट, देखिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लगते हैं फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकम मेथड के अंदर भी थोड़ी सी ये चीज हमने देखी है। अब जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमें उनको तो पैसा देना है ना, उनको तो पैसा देना है ना, तो उनका पैसा उनको जितना दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल कितने का लगा, मेरे मशीन में इक्विपमेंट्स वगैरह की बेसिक कॉस्ट कितनी लगी, मैंने मेंटेनेंस कितना दिया, लेबर कितना दिया, प्रॉफिट कितना ऐड करना है, तो इन सारी चीजों को जब मैं जोड़ दूंगा तब मुझे प्रोडक्ट का प्राइस मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब हम किसी भी मनी के साथ हम किसी भी पर्टिकुलर चीज की एक वैल्यू लगा सकते हैं, तो इसका मतलब हम फैक्टर प्राइसेस भी सेट कर सकते हैं, हम हमारे रिसोर्सेस का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो मनी से यहां पर हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ की पॉइंट्स है जो हमको ये बताते हैं कि यस विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली मार्केट एक्सपांशन हो गया, मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर हो गई। थैंक यू बेटा। स्टूडेंट्स, तो टोटल इस पूरी की पूरी 6 मार्क्स की यूनिट में हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए 3 to 4 मेन टॉपिक है जो पेपर में बहुत, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, मनी क्रिएशन प्रोसेस आप जिसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, इसके बाद मनी उसके फंक्शंस क्या है, और मनी सप्लाई क्या है। ये कुछ हमारे 4-5 मेन टॉपिक हैं जो इस पूरी यूनिट के अंदर हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए इफ वी वांट टू क्रैक गुड मार्क्स। थैंक यू बेटे।